फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने देखा केशवलाल और महेश घर के अंदर आए, रोहित घर के बाहर निकिता और अमन को ढूंढने निकला। केशवलाल ने धीरे से अमन के कमरे का दरवाज़ा खोला। बेटे और बहू के कमरे का दरवाज़ा खोलना, वो भी रात के इस पहर, अच्छी बात नहीं थी, लेकिन उन्हें तसल्ली करनी थी अमन के वहाँ होने की, इसलिए आंख बंद करके उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर झांक कर देखा, अमन अपने बिस्तर पर नहीं था, सरिता गहरी नींद में थी। केशवलाल घबराए, उन्होंने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और आंगन में आए, फिर घर से बाहर निकले। बाहर आकर इधर उधर देखा, महेश वहाँ नहीं था, शायद वो जा चुका था। अब मैं क्या करूँ? केशवलाल सिर पकड़कर वहीं बैठ गए। अब आगे? पापा देखो न, रूही ने मेरी भी आइसक्रीम खा ली, अनुज ने सूरज का कंधा हिलाते हुए कहा। सूरज पुरानी यादों से बाहर आया। रूही हंस रही थी, उसे ऐसा करने में मज़ा आता था। कोई नहीं बेटा, मैं आपको दूसरी आइसक्रीम दिला दूंगा, सूरज बोला। सूरज ने अनुज को दोबारा आइसक्रीम दिला दी। मोबाइल निकाल कर समय देखा, ट्रेन आने में 15 मिनट ही बचे थे। चलो बच्चों, अब चलना है, सूरज बच्चों से बोला। दोनों बच्चे तुरंत सूरज के करीब आ गए। दोनों के एक हाथ में आइसक्रीम थी और दूसरे हाथ से उन्होंने सूरज का हाथ पकड़ा था। उधर बेंच पर बैठी निकिता की नज़रें बेशक एकटक सामने देख रही थी, लेकिन वो अब भी पुरानी यादों में ही खोई थी। निकिता, निकिता, रोहित ने पुकारा। हाँ, निकिता चौंकी। ट्रेन आने ही वाली है, सूरज बोला। ठीक है। निकिता ने अपना बैग उठा लिया। सामान वाले बैग के लिए वो झुकी ही थी कि सूरज बोला, इसे मैं उठा लूँगा। निकिता ने सिर हिला दिया। कुछ ही मिनटों में छुक छुक करती ट्रेन भी पटरी पर आ गई। निकिता अपना बैग और दोनों बच्चों को लेकर ट्रेन में चढ़ी। पीछे से सामान का बैग लिए सूरज भी आया। अपनी सीट देखकर निकिता बैठ गई। दोनों बच्चे सामने वाली सीट पर बैठकर मस्ती करने लगे। सूरज ने सामान रखवा दिया। जा तो रही हो, लेकिन अपना ध्यान रखना, सूरज बोला। तुम भी अपना और अनुज का ध्यान रखना, निकिता बोली। मुझे तो ध्यान रखना बड़े अच्छे से आता है, सूरज इतराता हुआ बोला। थैंक यू सूरज, उस रात मुझे बचाने के लिए, शहर लेकर आने के लिए और इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए। निकिता का रोम रोम सूरज को धन्यवाद कर रहा था। मैंने कहा ना, मैं नहीं होता तो कोई और होता। कोई और हो ही नहीं सकता सूरज, मुझे तो जीना ही नहीं था, तुमने हिम्मत दी। फिर मुझे पता चला मैं रोहित के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तब भी तुमने ही साथ दिया था, वरना शायद आज रूही और मैं। बस करो निकिता, कब तक पुरानी बातों को दोहराती रहोगी? हो सके तो अपने दोस्त से एक बार बात कर लेना, शायद गलतफहमी दूर हो जाए। मेरा दोस्त और तुम्हारा कुछ नहीं। निकिता ने सूरज से नज़रें हटा ली और एक गहरी सांस ली। मेरा सब कुछ। मम्मा, ट्रेन चलने लगी, रूही बोली। वो अभी तक अनुज के साथ व्यस्त थी। अच्छा, हम चलते हैं, वहाँ पहुँचकर फ़ोन करना, सूरज ने अनुज को गोद में लेकर कहा और ट्रेन से बाहर निकल गया। रूही खिड़की से बाहर देखने लगी। अनुज ने वहीं से रूही को बाय किया। सूरज ने भी निकिता और रूही को देखकर हाथ हिलाया। निकिता ने भी धीरे से हाथ हिला दिया। उसका दिल मंजूर नहीं था इस शहर को छोड़ने के लिए, जहां उसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी, रूही को जन्म दिया था, और अब रोहित की सांसों की खुशबू भी तो थी इस शहर में। बहन जी, ये प्रसाद आपका है शायद। निकिता खिड़की से बाहर देख रही थी जब उसकी बगल वाली सीट पर एक महिला आई और प्रसाद की थैली उसे पकड़ा दी। निकिता ने वो पैकेट देखा, उसका नहीं था, हाँ, लेकिन प्रसाद तो था। उसने उसे माथे से लगाकर अपने बैग में रख लिया। इस तरह अनजान चीज़ें वो लेती नहीं हैं, लेकिन न जाने क्यों प्रसाद उसने रख लिया था। तुम्हारी वजह से मेरे प्रसाद की थैली ट्रेन में ही रह गई, रोहित प्रिया से बोला। प्रिया के हाथ में गुलाबी रंग के गुड़िया के बाल थे, जिन्हें वो बड़े चाव से खा रही थी। तुम भूल गए तो मुझ पर आरोप लगाओगे, प्रिया गुड़िया के बाल मुंह में लेकर बोली। तुम्हारी वजह से मुझे इतनी पीछे उतरना पड़ा, वो भी चलती ट्रेन से। तो मैं नहीं उतरी क्या? दोनों चलते भी जा रहे थे और बहस भी कर रहे थे। हमेशा उनमें किसी न किसी बात को लेकर नोक झोंक होती ही रहती थी। तुम्हें तो गुड़िया के बाल खाने थे, मुझे क्या मिला? गुड्डे के बाल? क्या
अरे वो सामने उस लड़के के बालों में मेरे गुड़िया के बाल लग गए। प्रिया दांतों से जीभ दबाकर बोली। बस यही रह गया था, रोहित बोला। पापा मेरे सिर में कुछ है, अनुज बोला। अनुज सूरज के कंधे पर सिर रखकर लेटा हुआ था, तभी उसके सिर में उसे कुछ महसूस हुआ। क्या? सूरज ने उसके सिर की तरफ देखा। गुलाबी रंग के गुड़िया के बाल थे वहाँ। ये यहाँ कैसे आए, ये देखने के लिए उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। तभी उसकी नज़र हाथ में गुलाबी रंग के गुड़िया के बाल पकड़े प्रिया पर पड़ी। प्रिया ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। रोहित की नज़र भी सूरज पर पड़ चुकी थी, लेकिन सूरज की नज़र अब भी प्रिया पर ही थी। साला हमेशा दूसरी लड़कियों पर नज़र रहती है इसकी। रोहित सूरज को प्रिया की तरफ देखते हुए बोला। एक गाली किसको दी? प्रिया ने तुरंत टोका। अरे बाबा वो तुम्हें घूर रहा है, रोहित बोला। हाँ तो तुम्हें तो नहीं घूराना, प्रिया मुंह बनाकर बोली। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, रोहित धीरे से बोला। हाँ नहीं हो सकता, तुम अपना करो ना यार, प्रिया बोल ही रही थी कि सूरज पास आ गया। तुम? सूरज आगे कहता, इससे पहले ही रोहित ने टोका। मुझसे बात मत करो, तुम्हारे बेटे के सिर पर गुड़िया के बाल मैंने जानबूझकर फेंके हैं, बोलो क्या करोगे? रोहित जैसे इतने सालों से जमा सारी भड़ास निकाल रहा था। हे लड़ाई मत करो, प्रिया बोली। सूरज ने भी अब रोहित की तरफ देखा। यही तो तुम्हारी खराबी है, तुम जानबूझकर सब करते हो फिर अनजान बन जाते हो। सूरज ने भी जवाब दिया। मैं खराब हूँ? तुम तो अजय देवगन हो, जब तुम्हें पता है तो मान क्यों नहीं लेते? हे तुम लोग क्या कर रहे हो यार, लड़ाई करनी है तो कुछ मीनिंगफुल बोलो। प्रिया तुम चुप रहो, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, इससे कैसे बात करनी है। सूरज बोला। हाँ प्रिया, तुम प्रिया को भी जानते हो? रोहित हैरान हुआ। जानता हूँ तो, सूरज ने टेढ़ा सा जवाब दिया। हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं यार, प्रिया बोली। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रोहित प्रिया से बोला। प्रिया बड़ी हैरान हुई। मैं तुम्हें अपने हर कुलीग का नाम बताती फिरूं और बता भी दूं, प्रिया की बात अधूरी ही रह गई। तुमने इस इंसान से शादी की है? सूरज ने प्रिया से पूछा। भांग वांग चढ़ा ली क्या? मैं अनमैरिड हूँ, प्रिया बोली। हाँ तुम तो अनमैरिड हो। सूरज को याद आया, क्यों ये मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती? अब तो मैं इसी से शादी करूँगा, रोहित बोला। तुम दोनों के बीच हो क्या रहा है? कहीं तुम वो वाले सूरज तो नहीं? प्रिया को थोड़ा थोड़ा समझ आया। हाँ ये वो ही सूरज है। रोहित ने सूरज को अजीब नज़रों से देखा। मुझे नहीं पता इसने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया है, जरूर कुछ गलत ही बताया होगा, सूरज बोला। मुझे लगता है तुम दोनों को आपस में बैठकर बात करने की ज़रूरत है। अनुज को तुम मेरे पास दे दे, बच्चा घबरा रहा है, प्रिया बोली। तुम इसके बेटे को भी जानती हो? रोहित को बड़ी हैरानी हुई। हाँ अक्सर मिलते हैं हम, फिर तो इसकी बेटी को भी जानती होगी, रोहित चिढ़कर बोला। मेरी बेटी कब हुई यार? मैंने खुद देखा है तुम्हारे दोनों बच्चों के साथ तुम्हें। अनुज तुम मेरे साथ आ जाओ, हम पार्क में जाएंगे। प्रिया ने अनुज को अपनी गोद में ले लिया। प्रिया आंटी, वो अंकल और पापा लड़ क्यों रहे हैं? अनुज ने भोलेपन से पूछा। बेटा पुराने दोस्त हैं ना, बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, इसलिए बात करना भूल गए हैं, प्रिया बोली। प्रिया रहने दो, मैं अनुज को घर ले जाऊंगा। तुम इसे घर लेकर जाओ, इसकी बेटी घर पर इसका इंतजार कर रही होगी। बेटी मेरी? अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, बेटी कहाँ से होगी? रोहित चिल्लाया। सच में तुम्हारी शादी नहीं हुई? सूरज व्यंग्यपूर्ण लहजे में बोला। इस बात पर रोहित सकपका गया। तुम दोनों को पक्का बात कर ही लेनी चाहिए, वो भी एक जगह बैठकर आराम से। यहाँ सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं, प्रिया ने कहा तो उन दोनों ने आसपास देखा। आते जाते लोग उनकी तरफ ही देख रहे थे। ठीक है, हमें कहीं बैठकर बात करनी चाहिए, रोहित ने पहल की। ठीक है, निकिता ने कहा था मैं तुमसे बात करूं, सूरज बोला। निकिता के नाम पर रोहित ने सूरज की तरफ देखा। उसका नाम ही सुनकर रोहित को ठंडक का एहसास हो रहा था। ओके, तो तुम दोनों बात करो, मैं और अनुज पार्क में झूला झूलते हैं, है ना अनुज? हाँ मज़ा आएगा, अनुज ने तुरंत हाँ कर दी। प्रिया अनुज को लेकर वहाँ से चली गई।
दोनों दोस्त आमने सामने बैठे थे। कुछ देर खामोशी छाई रही। तुमने कहा तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। सूरज ने ही खामोशी को तोड़ा। जब शादी ही नहीं हुई, मतलब निकिता के अलावा, तो बेटी कैसे होगी? रोहित की आवाज़ थोड़ी धीमी हुई। लेकिन तुम तो शादी करने वाले थे ना चारू से। कैसे करता और क्यों? चारू निकिता की छोटी बहन थी। मैं उसे भला कैसे शादी करता? और वो भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, रोहित ने बताया। लेकिन वो तो तुमसे प्यार करती थी, सूरज बोला। बताया था उसने मुझे। निकिता और मेरी शादी वाले दिन सुबह ही मुझसे मिली थी वो, और शादी से इनकार कर दिया, ये कहकर कि अगर उसने मुझसे शादी की तो उसे लगेगा वो अपनी दीदी का हक छीन बैठी है। उसे मालूम हो गया था निकिता और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर उस दिन किसकी शादी थी? मतलब मैं बाद में गांव आया था, तब तुम्हारे घर भी शादी की तैयारियां हो रही थी, और चारू की भी शादी थी उसी दिन। मतलब जासूसी करने आए थे? नहीं, निकिता की खातिर आया था। हमें लगा तुम्हें शायद सच पता चल गया हो, लेकिन उस दिन जब मैं आया तो तुम्हारी शादी की तैयारियां हो रही थी। उस दिन यानी मेरी शादी वाले दिन मैंने तुम्हें और निकिता को जाते हुए देखा था। भैया को तुम मरने के लिए वहीं छोड़ गए और खुद। रोहित के चेहरे पर गुस्सा छलक आया। रोहित, अमन भैया मर चुके थे और कुछ लोग निकिता को तलाश कर रहे थे जिंदा जला देने के लिए। तुम्हारे भैया ने खुद मुझे निकिता का हाथ सौंपा था। झूठ, बिल्कुल झूठ। भैया ने खुद मुझसे कहा था तुम निकिता को लेकर चले गए। रोहित मेज पर मुक्का मारते हुए बोला। सूरज थोड़ी देर शांत रहा। वो जानता था रोहित अभी गुस्से में है। 1-2 मिनट बाद उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसा हुआ भी। 2-3 मिनट बाद रोहित थोड़ा सामान्य हुआ। पूरी बात बताओ, हुआ क्या था? सूरज ने पूछा। उस रात महेश काका घर आए और बोले निकिता भैया के साथ भाग गई है। तुम्हारे उस महेश की सारा किया धरा उसी का है। इस बार सूरज का खून खोल उठा। मतलब वो बाद में बताऊंगा, पहले तुम अपनी तरफ से पूरी कहानी सुनाओ। उनकी बात पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। निकिता मुझसे प्यार करती थी और मेरे भैया भी ऐसे नहीं थे। असल बात का पता लगाने मैं जंगल की तरफ गया। वहाँ काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे एक जगह कुछ हलचल सुनाई दी। पास गया तो 2 साए दूर जाते नजर आए। दूर थे इसलिए ठीक से कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं पहचान गया। अपने दोस्त और प्यार को कोई कैसे नहीं पहचानता। जहाँ से तुम दोनों निकले थे वहाँ ज़मीन पर भैया पड़े हुए थे। वे बेहोश थे। मेरे पुकारने पर उन्होंने आंखें खोली और बोले, निकिता सूरज के साथ। झूठे हैं सब। बस यही 7 शब्द निकले थे भैया के मुंह से। रोहित बोला, और तुमने मान लिया कि मैं और निकिता? पागल इंसान, तुम्हारे भैया निकिता को बचा रहे थे, इस चक्कर में खुद घायल हो गए। मैं मिला तो निकिता की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंप दी। सूरज की आवाज़ में गुस्सा, खिज, दुख सब मिला हुआ था। किससे बचा रहे थे? भैया और निकिता आधी रात को जंगल में क्या कर रहे थे? सब बताऊंगा, पहले तुम बताओ तुम्हारी दूसरी शादी का क्या हुआ? वो भैया की मौत हो गई थी और भाभी माँ बनने वाली थी। ऐसे वक्त पति की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और फिर होने वाला बच्चा अनाथ ना कहलाए, इसलिए मेरी शादी मेरी भाभी से की जा रही थी। रोहित ने चुभती हुई मुस्कान के साथ बताया। क्या हद ही है यार, यही मैंने भी कहा था घर वालों से, लेकिन वो मेरी कहाँ मानने वाले थे। मैंने भाभी को कभी उस नज़र से देखा ही नहीं। उनके लिए सम्मान, प्यार और आदर था मेरे मन में, भाभी के रूप में न कि पत्नी के रूप में। इसलिए ठीक शादी वाले दिन मैं भाभी को लेकर शहर भाग आया ठीक है, लेकिन भाभी को लेकर क्यों भागा? सूरज ने पूछा। रोहित की अजीब बात सुनकर उसे हैरानी हुई थी। इसलिए क्योंकि भाभी अब विधवा थी, और विधवा का जीवन कितना कठिन होता है ये मैं निकिता को देखकर समझ चुका था। भाभी के साथ वो सब होते कैसे सह सकता था? दूसरा, माँ तो भाभी को ताने सुना कर ही मार देती। मुझसे शादी हो रही थी, फिर माँ भाभी को हर वक्त भैया की मौत का जिम्मेदार ठहराती थी। कहती साल नहीं हुआ शादी को और पति को खा गई। ऐसी क्या नींद थी कि पति जंगल में जाकर मर गया और इसे खबर भी न हुई।
फिर वहीं से बात निकिता तक पहुंच जाती। कहती, उस मनहूस के कदम इस घर पर पड़े तब ऐसा हुआ। इन्हीं सब बातों को सुनकर मैं भाभी को भी साथ ले आया। शहर आकर उनके लिए एक अच्छा लड़का भी मिल गया। भाभी की शादी भी हो गई और हमारे रिश्ते की लाज भी रह गई। तो वो लड़की जिसे तुम्हारे घर पर निकिता ने देखा था, पीहू, वही तो है अमन भैया और सरिता भाभी की बेटी। छुट्टी वाला दिन वो मेरे पास ही रहती है। प्रिया भी आ जाती है। 1 मिनट, इसलिए तुमने प्रिया और मेरी शादी वाली बात की थी? हाँ, वो निकिता को लगा तुम शादीशुदा हो और पीहू तुम्हारी बेटी है, सूरज ने बताया। चलो कम से कम तुम्हारी गलतफहमी तो दूर हुई। अब तुम्हारी बारी है। रोहित ने सूरज को देखा। मेरे पास बताने लायक कुछ नहीं सिवाय इसके कि तुम्हें चिट्ठी में सब बताने के बाद। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? रोहित ने पूछा। तुम्हें चिट्ठी नहीं मिली? कब और किस बारे में? रोहित ने पूछा। मतलब इतने साल से मैं बेवजह तुमसे नाराज रहा, तुम तो कुछ भी नहीं जानते। किस बारे में? वो कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं। ठीक है, तुम बताओ क्या हुआ था? उस दिन मैं गांव आ रहा था, किसी कारण बहुत देर हो गई। फिर जंगल में तुम्हारे भैया और निकिता मिले, किसी से बचकर भागते हुए। तुम्हारे महेश काका ने। सूरज ने महेश की चाल से लेकर निकिता को शहर लाने तक की सारी कहानी रोहित को बता दी। तो तुमने निकिता से शादी नहीं की, वो तुम्हारी अमानत थी। तुम्हारे भैया ने मेरे पास उसकी जिम्मेदारी दी थी। फिर निकिता भी तुम्हें एक पल भी भूल नहीं पाई। और हाँ, तुम्हारी शादी भी हुई है और तुम्हारी बेटी भी है, रूही। सूरज ने मुस्कुराकर कहा। रूही मेरी बेटी? रोहित खुशी से काँप उठा। सूरज ने गर्दन हिलाई। तभी वो तुम्हारे जैसी नहीं है, निकिता जैसी ही है, बेहद सुंदर। पत्नी और बेटी मिल गए तो दोस्त की बुराई शुरू। सूरज ने मुंह बनाया। मैं तुझे गलत समझता रहा और तू मेरे लिए दोस्त से बढ़कर निकला, रोहित ने कहा और उठकर बाहें फैला दी। सूरज भी उसके गले लग गया। आज कितने सालों बाद दोनों दोस्त गले मिले थे। निकिता को सच मालूम होगा तो वो भी कितनी खुश होगी। सूरज बोला। हाँ, और चारू को पता चलेगा तो वो भी खुश होगी। रोहित बेहद खुश था। चारू? हाँ, वो भी इसी शहर में है, अपने पति के साथ। अपनी बहन के लिए वो मुझे भूल गई और दूसरे लड़के से शादी कर ली। दरअसल उसकी शादी बाऊजी ने ही करवाई थी। शायद बाऊजी महेश काका की मक्कारी को पहचान गए थे, इसलिए उन्होंने एक बार भी निकिता या उसके परिवार को दोष नहीं दिया। गलती उनकी भी थी जो वो महेश काका की बातों में आ गए। उस गलती की सजा भी उन्होंने भुगत ली है। बड़े बेटे को खो बैठे और छोटे बेटे से भी दूर हैं, रोहित बोला। शायद यही भगवान का न्याय करने का तरीका हो। पता नहीं भगवान का तरीका क्या है, लेकिन मुझे लगता है भगवान मुझे भी सजा ही दे रहे हैं उस गलती की जो वो जाने अनजाने मुझसे हुई। लेकिन मैंने कभी उस गलती को माना नहीं। कौन सी गलती? याद है, एक दिन तू जबरदस्ती मुझे मंदिर ले गया था और मेरे हाथ से गलती से किसी विधवा की मांग में सिंदूर गिर गया था। उस लड़की से माफ़ी मांग लेता तो शायद आज मुझे अपने प्यार से इतने साल दूर न रहना पड़ता। उससे माफ़ी मांगने का एक ही तरीका है, सूरज गंभीर होकर बोला। क्या? उस दिन आधा अधूरा सिंदूर तूने उसकी मांग में भरा था, अब पूरी तरह उसकी मांग भरनी पड़ेगी, वो भी रोज। तू पागल हो गया है? रोहित हैरान हुआ। पागल? वो लड़की निकिता ही है। भगवान ने तुम्हारी जोड़ी पहले ही लिख दी थी, बस पहचानने में देर हो गई। तू सच कह रहा है? रोहित बोला। बिल्कुल, आज मुझे खुशी पर खुशी मिल रही है। पागल न हो जाऊं कहीं। पागल मत होना, जाकर निकिता को अपने मुंह से सब बता। इतने साल उसने उस एक रात के सहारे बिताए हैं, अब उसे सच का पता चलना ही चाहिए। हाँ, मैं जाकर उसे सब बताता हूँ। रोहित ने सूरज को गले लगाया और जाने लगा। कहाँ जा रहा है? सूरज ने रोका। तुम्हारे नहीं निकिता के घर, उसे सब सच बताने। लेकिन निकिता अब वहाँ नहीं रहती। फिर कहाँ रहती है? दूसरे शहर। दूसरे शहर? हाँ, वो तुझसे दूर जाना चाहती थी, इसलिए उसने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया। मैं उसी को छोड़ने स्टेशन आया था। कौन से शहर में? रोहित ने पूछा। ये उसका पता है। सूरज ने एक कागज़ रोहित को पकड़ाया।
मैं अभी इमरजेंसी टिकट करवाता हूँ, तू प्रिया को बता देना मैं अपनी निकिता के पास जा रहा हूँ। रोहित वापस रेलवे स्टेशन की तरफ जाता हुआ बोला। सूरज उसे जाते हुए देखता रहा। निकिता, तुम्हारा सिंदूर अब पूरा होने जा रहा है, सूरज बोला और पार्क की तरफ चल दिया। फ्रेंड्स, कहानी यहीं ख़त्म होती है।